चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं, आज की अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो पेश की जा रही है MM अली के ज़रिए। आप लोग हमारे चैनल हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल का ये जा रहा है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। 4 ऑप्शन है जिसमें से 3 ऑप्शन प्रतिभाशाली होने का संकेत है और 1 नहीं है। जो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है उसी के बारे में हमें पता लगाना है। तो पहला ऑप्शन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, नीचे से डिस्कस कर लेते हैं। सृजनात्मक विचार यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग, क्या ये प्रतिभाशाली होने का संकेत है? बिल्कुल है, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा थिंकिंग करता है और क्रिएटिव थिंकिंग करता है तो इसका मतलब कि उसकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा है और प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 140 से भी ज़्यादा होती है। तो सृजनात्मक विचार रखने वाला बालक प्रतिभाशाली होता है। साथ ही साथ ऐसा बालक जिसमें जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है, तो क्यूरियोसिटी भी प्रतिभाशाली होने का संकेत है। साथ ही साथ अभिव्यक्ति में नवीनता यानी कि किसी भी बात को एक्सप्रेस करने के लिए नया अंदाज, नया तरीका अपनाना, ये भी प्रतिभाशाली होने का संकेत है। लेकिन दूसरों के साथ झगड़ना ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, बल्कि ये तो झगड़ालू होने का संकेत है। तो यहाँ पे हमारा जो सही जवाब होगा पहला वाला ऑप्शन होगा। अगला सवाल ये है कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन पे गौर करें तो ये सभी ऑप्शन थॉर्नडाइक से संबंधित है। थॉर्नडाइक ने, जैसा कि आप जानते हैं, कि सीखने का नियम दिया। थॉर्नडाइक ने जो सीखने का नियम दिया वो 2 प्रकार का दिया। इन्होंने सीखने का मुख्य नियम दिया और सीखने का गौड़ नियम दिया। सीखने का जो मुख्य नियम इन्होंने दिया उसकी संख्या 3 थी और सीखने का जो गौड़ नियम दिया जिसको हम लोग सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग कहते हैं उसकी संख्या 5 थी। तो प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग यानी कि सीखने का जो मुख्य नियम था वो कौन कौन था मैं आपको बता दूं, क्योंकि ऑप्शन में यही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इन्होंने तत्परता का नियम दिया। ठीक है, यानी कि इनके अनुसार यह कि बच्चे अगर तत्पर हैं सीखने के लिए तभी उनमें अधिगम होगा। साथ ही साथ इन्होंने अभ्यास का नियम दिया और प्रभाव का नियम दिया। अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, तो ये तीनों जो हैं वो थॉर्नडाइक के मुख्य नियम हैं। अगर मैं थॉर्नडाइक के गौड़ नियम की बात करूं तो इनकी संख्या जो है वो 5 है। कौन कौन मैं आपको बता दूं। ठीक है, बहु अनुक्रिया का नियम, ठीक है, आंशिक क्रिया का नियम, ठीक है, मनोवृत्ति का नियम और सहचर्य परिवर्तन का नियम, ठीक है, और आपका जो है सादृश्यता का नियम। तो सादृश्यता का नियम जो है ये क्या है, अगर आप जान ले तो इसका आंसर क्वेश्चन का पा जाएंगे। सादृश्यता के नियम में क्या होता है कि अगर हमें कोई पहले ऐसी स्थिति मिली है जिसमें हमने कोई भी रिएक्शन किया है, अनुक्रिया किया है और फिर बाद में हमें वैसी ही परिस्थिति और सिचुएशन मिल जाए तो हम पुराने अनुभव के आधार पर ही नए सिचुएशन में अनुक्रिया करें, तो यही सादृश्यता कहलाता है। सादृश्यता का नियम कहलाता है। तो यही सादृश्यता के नियम से संबंधित ये सवाल है कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के साथ अनुक्रिया करता है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये सीखने का सादृश्यता के नियम से संबंधित है, जो कि थॉर्नडाइक ने दिया। सभी जो नियम हैं वो थॉर्नडाइक के हैं। सीखने के मुख्य नियम जो कि मैंने आपको बता दिए 3 हैं थॉर्नडाइक के, और 5 नियम जो हैं मुख्य नियम के नहीं बल्कि गौड़ नियम है। सीखने के गौड़ नियम 5 वो भी थॉर्नडाइक के ही हैं। तो यहाँ पे आपने थॉर्नडाइक के सभी नियमों को जान लिया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ का। ये जा रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए, यानी कि जो स्पेशल नीड वाले यानी कि एक्सेप्शनल जो चाइल्ड हैं उनकी एजुकेशन कैसे मुहैया करानी चाहिए। क्या विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के साथ, या फिर विशेष विद्यालयों में, या फिर विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा, या अन्य सामान्य बालकों के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे
ये जो सवाल है वो समावेशी शिक्षा से संबंधित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ एक ही पाठ्यक्रम पर एक ही जगह पे एक ही समय में पढ़ाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हों, जैसे कि फिजिकली हैंडीकेप बच्चे हों या फिर और मेंटली डिस्टर्ब हों, तो उनको मतलब ऐसा फील ना हो कि वो दूसरों से हीन है या कम है। तो ये भावना कम करने के लिए समावेशी शिक्षा का प्रचलन किया गया है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को हमें अन्य सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना चाहिए, ताकि वो भी अपने आप को महसूस करें कि हम भी सभी बच्चों के जैसे हैं और उनमें हीनता की भावना न आए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा अन्य सामान्य बच्चों के साथ उपलब्ध करानी चाहिए। अगला जो सवाल है कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है इसको दिया किसने, मैं आपको बता दूं तो ये सिद्धांत दिया था कोहलर ने। ठीक है, कोहलर जो कि एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रयोग किया सुल्तान नामक चिंपैंजी पे। सुल्तान नामक चिंपैंजी पे इन्होंने प्रयोग किया और ये बताया कि प्रत्यक्षीकरण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों के अधिगम के लिए। तो इस तरह से सीखने का अंतर्दृष्टि नियम या सूझ या अंतर्दृष्टि का नियम दिया गया। किसने दिया? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने। मैंने अभी बताया कोहलर ने दिया। तो कोहलर कौन है? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। गेस्टाल्टवाद क्या है? तो गेस्टाल्टवाद जो है ये एक संप्रदाय है मनोविज्ञान के अंतर्गत जो कि प्रत्यक्षीकरण पे बल देता है। इसकी स्थापना 1912 में जर्मनी में हुई थी। ठीक है, जर्मनी में गेस्टाल्टवाद की स्थापना हुई और इसके जो संस्थापक थे वो मैक्स वर्दीमर थे। मैक्स वर्दीमर गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के संस्थापक थे। और कोफका, जिनका पूरा नाम कर्ट कोफका था, कर्ट कोफका और कोहलर जो थे वो इस संप्रदाय से संबंधित थे, यानी कि ये सहयोगी थे किसके? मैक्स वर्दीमर के। और यही कोहलर हैं जिन्होंने अपना सिद्धांत सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। तो इस तरह से अगर आपको ऑप्शन में मिले कोहलर तो आप कोहलर पे लगाएंगे। अगर कोहलर ऑप्शन में नहीं है और ऑप्शन में आपको गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी है या गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी है तो आपका जो जवाब होगा गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी होगा। इन्होंने ही दिया था सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? पीयर ग्रुप के एक्टिव मेंबर कब बनते हैं? तो किशोरावस्था में बनते हैं। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल। किसने कहा? तो जीवन का सबसे कठिन काल किलपैट्रिक ने कहा था। ठीक है, किलपैट्रिक को मैं कैसे डिनोट करता हूँ? ठीक है, किलपैट्रिक ने यह बताया कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट किशोरावस्था से संबंधित है कि किशोरावस्था संघर्ष तथा तूफान की अवस्था है। तो ये जो कथन है संघर्ष तथा तूफान की अवस्था किशोरावस्था, ये किसका है? स्टेनले हॉल का है। ठीक है, तो किलपैट्रिक और स्टेनले हॉल के दो महत्वपूर्ण कथन कभी कभार पूछ दिए जाते हैं किशोरावस्था से संबंधित, तो आप लोग याद रखेंगे। अगला जो सवाल है उस पर चलते हैं। कहा यह जा रहा है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान किसने की? ठीक है, अगर आप लोगों ने पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप लोगों को यहाँ पे एक आई बटन दिख रही होगी। आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी थ्योरी पियाजे की मिलेगी जिसमें उन्होंने पहचान की है बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की। ठीक है, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, डिटेल से जानने के लिए आई बटन पे क्लिक करें। तो बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं किसने बताई? जीन पियाजे ने बताई। जीन पियाजे ने ये कहा कि बच्चे जो हैं वो ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं
और इन्होंने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। पहले जो इन्होंने बताया वो संवेदी गामक अवस्था, या जिसको सेंसरी मोटर कहते हैं या फिर इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहते हैं, जो कि 0 से 2 साल है, वो बताई। जो दूसरी इन्होंने बताई वो थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये 4 अवस्थाएं बताई थी किसने, पियाजे ने। बाकी ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। बीएफ स्किनर की बात करें तो इन्होंने सीखने का सिद्धांत दिया जिसका नाम था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। कोहलर ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया और एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। तो सभी ऑप्शन डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला जो सवाल है वो ये है कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश जरूरी होना चाहिए। क्या क्या जरूरी होना चाहिए? क्या अन्य शिक्षक का समावेशन जरूरी होना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों का समावेशन जरूरी होना चाहिए, अभिभावकों का समावेशन, या फिर विद्यार्थियों का बहिष्कार। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखें तो पोर्टफोलियो की बात हो रही है। पोर्टफोलियो से रिलेटेड एक लेसन मैंने उर्दू में बनाया है, आप लोग आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूँ तो पोर्टफोलियो जब हम बनाएंगे तो विद्यार्थियों की जब पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो सामग्री का चयन करते समय हमें विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो बी वाला ऑप्शन होगा। अगला जो सवाल है वो ये है कि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या है? दोस्तों बुद्धि लब्धि निकालने के लिए फार्मूला आपके सामने है। IQ जो इक्वल टू होता है वो MA/C यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज होता है। मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ठीक है। मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु बटा में CA यानी कि वास्तविक आयु गुणे 100, ये होता है बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र। तो यहाँ पे पहले से ही बुद्धि लब्धि 75 दे दी गई और जो बच्चा है उसकी वास्तविक आयु आपके सामने है 16 वर्ष। तो इस तरह से आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि उस बच्चे की जो मेंटल एज होगी यानी कि मानसिक आयु वो 12 वर्ष होगी। कैलकुलेशन आप लोग स्वयं करें। अगला जो सवाल है वो ये है कि मानव विकास डैश है। क्या मानव विकास गुणात्मक होता है या फिर कुछ सीमा तक उसको मापा नहीं जा सकता, या फिर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, या सिर्फ मात्रात्मक होता है? तो दोस्तों अगर मानव विकास की बात करें यानी कि जो हम लोगों में डेवलपमेंट होता है तो वो ऐसा होता है जो कि मात्रात्मक भी होता है गुणात्मक भी होता है। माँ के गर्भ से मरने तक यानी कि जीवन पर्यंत विकास चलता है, निरंतर चलता है, कभी रुकता नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद, कक्षा कक्ष में जो जेंडर विभेद है वो क्या करता है? क्या विद्यार्थियों के ह्रासोन्मुख प्रयासों या निष्पादन का कारण बनता है, या फिर पुरुष विद्यार्थियों के वृद्धि? देखिए जो लिंग विभेद है या जेंडर विभेद है ये वृद्धि तो कर नहीं सकता, तो यहाँ पे वृद्धि है इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। महिला शिक्षक की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों को अधिक किया जाता है, तो ये भी बात सीधे सीधे गलत है। एक लिंग को टारगेट किया जा रहा है कि नहीं जो पुरुष टीचर हैं वो लिंग भेद ज़्यादा करते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, तो ऐसा तो है नहीं, निष्पादन को ज़रूर प्रभावित करता है। जब ये BCD गलत हो गया तो सही कौन है? आपका पहला वाला ऑप्शन है, यानी कि जो लिंग भेद है वो शिक्षार्थियों के ह्रासोन्मुख प्रयासों या निष्पादन का कारण बनता है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं आपके सामने पेश किया। उम्मीद करता हूँ कि ये जो सवाल हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे, और सवालों को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। यहाँ पे आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इम्पोर्टेंट लेसन अवेलेबल कराए जाते रहेंगे।